बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य गार्गी विद्यांत की लिखी कहानी गुड़ का रसगुल्ला। तोरशा को साथ लिए सोहिनी तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रही थी। अभी शाम के 6 ही बजे थे, लेकिन दिसंबर की शामों को आने की जल्दबाजी भी तो बहुत होती है। 7 साल की नन्ही तोरशा भी माँ के साथ कदम मिलाने की पूरी कोशिश में थी। बगल वाली गली के राधा माधव मंदिर से आरती की अस्पष्ट आवाज आ रही थी। सोहिनी घर का गेट खोल ही रही थी कि सामने उसे सासू माँ दिख गई। उनके हाथों में मिट्टी का दिया था। दिए की कोमल रोशनी में उनके चेहरे की झुर्रियां चमक रही थीं। वो जानती थी कि संध्या आरती के बाद घर लौटना माँ को बिल्कुल पसंद नहीं, पर वो करती भी क्या। बेटी की क्लासमेट मार्केट में मिल गई, फिर दोनों बच्चियों की पिज्जा खाने की जिद के आगे उसे हारना पड़ा। माँ वो मार्केट में तोरशा की दोस्त, उसकी बात पूरी होने के पहले माँ अपने तेल वाले हाथ पल्लू से पोंछती हुई भीतर चल दी। उनके हाव भाव में न गुस्सा था और न ही कोई शिकायत। हवा में धुंध की चादर फैलने लगी थी। जल्दी से चेंज करके सोहिनी रसोई में चली आई। गैस पर चाय का पतीला अभी चढ़ाया ही था कि पीछे से माँ की आवाज़ आई, मेरे लिए चाय मत बनाना, मैंने पी ली थी। सोहिनी के हलक में कुछ अटक गया। माँ ने देर से आने पर कोई शिकायत भी नहीं की और चाय भी अकेले पी ली। ड्राइंग रूम में टीवी देख रही तोरशा चहकती हुई आई और उनसे लिपट कर बोली, ठाम्मी, पता है मम्मा ने मुझे पिज्जा खिलाया। आपको पिज्जा क्यों नहीं अच्छा लगता ठाम्मी? तोरशा जिरह करती रही और माँ उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ढेरों गप्पे लड़ाने वाली माँ का ये बदलाव सोहिनी को दुख दे रहा था। माँ अब जैसे बदलने लगी थी, मानो खुद को समेटने लगी हो किसी अदृश्य दायरे में। पहले जब कभी माँ अपने कमरे में आराम करती तो अक्सर सोहिनी ही उनके कमरे का दरवाज़ा हल्के से बंद कर दिया करती, पर अब तो माँ खुद ही दरवाज़ा बंद रखने लगी थी, अपने कमरे और दिल दोनों के। आज भी दरवाज़ा बंद था, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि दोनों पल्लों के बीच से वो अंदर देख सकती थी। पलंग पर बैठकर माँ पान की साजी तैयार कर रही थी। दराती से सुपारी काटने की खट खट आवाज बाहर तक आ रही थी। तभी सोहिनी ने देखा कि माँ की नज़र पलंग के बगल में रखी खाली रॉकिंग चेयर पर गई। उनके हाथ एकदम से रुक गए और चेहरे पर एक उदास मुस्कान उभरने लगी। बाबा अक्सर उसी चेयर पर बैठा करते थे। उन्हें माँ के हाथों से बना पान खाने का कितना शौक हुआ करता था। वो अक्सर ही मुंह में पान रखते हुए कहते, प्रॉमी, तुम्हारे हाथ से बना पान तो बनारसी पान को भी हरा दे। माँ की नजरें चेयर पर और आंसू की बूंदें उनकी पलकों पर अटकी थीं। आज बाबा की बात याद आई तो सोहिनी की पलकें भी भीग गईं। खुद को संभालते हुए वो दरवाज़ा खोलकर भीतर चली आई। माँ, लहसुन वाला तेल लगा लीजिए। अचानक सोहिनी को देखकर वो सकपका गई। दुख के कुछ पल बेहद अपने होते हैं। किसी की हल्की सी आहट मिलते ही दिल के किसी अंधियारे कोने में दुबक जाते हैं। टेबल पर रख दो, उनका छोटा सा जवाब आया। पलंग पर बैठते ही सोहिनी ने धीरे से माँ के पैर अपनी गोद में रखे और गुनगुने गर्म तेल से उनके तलवों में मालिश करने लगी। आजकल उसे माँ की सूनी एड़ियाँ बहुत चुभती थीं। ये वही एड़ियाँ थीं जिन पर 9 महीने पहले तक हमेशा आलता की लाली छाई रहती। वो समझती थी कि बाबा के देहांत के बाद से ही माँ खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी हैं। सबके साथ होते हुए भी उनकी आंखों में हमेशा एक सूनापन छाया रहता। उसने सोच लिया था कि इस बारे में रिबू से ज़रूर बात करेगी। बेटे से बात करके शायद माँ थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे। खामोश रात के बाद जब सुबह आई तो रसोई से खटर पटर की आवाज़ के बीच तुलसी वाली चाय की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। सोहिनी जानती थी कि माँ सर्दियों में तुलसी वाली चाय पीना बहुत पसंद करती हैं। माँ, आज अच्छी धूप खिली है,
छत पे चलें क्या चाय पीने? पूजा घर से निकल रही माँ से उसने पूछा। तुम्हारे बाबूजी होते तो सुबह की चाय से लेके दोपहर का खाना तक धूप में बैठकर खाने की जिद जरूर करते। साड़ी का पल्लू माथे पर ठीक करती हुई उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सोहिनी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। माँ का कंधा उनकी बालों से टपकती नन्ही बूंदें गीला कर रही थीं। उसकी आंखों में एकदम से बाबूजी का चेहरा उतर आया। कैसे हर बार वो माँ को ये कहकर टोक दिया करते थे कि रोज रोज गीले आंचल में पूजा करने से वो बीमार हो सकती हैं। माँ, आंचल गीला हो गया है, आप जल्दी से साड़ी बदल लीजिए ना। क्यों ना हम सब आज दोपहर का खाना धूप में बैठ के ही खाएं? सोहिनी ने पूछा तो उन्होंने हौले से सर हिलाकर रजामंदी दे दी। कभी कभी प्यार और अधिकार से कही एक छोटी सी बात मन के जख्मों पर मरहम जैसा असर करती है। फिर यहाँ तो वो माँ थीं जिनके जख्म बहुत गहरे और हरे थे। उन्हें चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाते देखकर सोहिनी का मन भारी होने लगा। सोहिनी अपनी सास का दुख महसूस कर रही थी और कोशिश भी कर रही थी कि उन्हें उन सलेटी बादलों की ओट से बाहर निकाले। वो जब खुद व्यस्त होती तो तोरशा को उसकी दादी के पास भेज देती, पर बच्ची क्या जाने दुख क्या होता है। रिभू के पास वक्त ही नहीं होता, फिर भी वो माँ की ज़रूरतें पूरी करता, उनका चश्मा बनवाता, उनकी दवाएं लाता। बाबा को यूं अचानक खोने के बाद वो भी तो अकेला पड़ गया था। फिर आंखों के सामने माँ को यूं धीरे धीरे खामोश होता देखकर उसके दिल का हाल सोहनी से कहाँ छिपा था। माई मॉम इज ब्रेव एंड ब्यूटिफुल। वो उन्हें छेड़ता तो माँ मुस्कुराने की जगह कहीं खो जाती, उदासी खुल के आंखों से छलक आती। फिर उनकी वो पनीली आंखें देखकर सोहिनी और रिभू का मन भी डूब जाता। छत पर मेथी साफ करती हुई सोहिनी की नजर माँ पर ही टिकी थी। क्या वाकई में वो उतनी ब्रेव हैं जितना रिभू कहता है? किसी अपने को खोकर रोज अकेलेपन से जूझना ही क्या उन्हें बहादुर बनाता है? उनके जीवन में अचानक आए उस खालीपन का क्या? पिछले 9 महीनों में कितना कुछ बदल गया है। ठंडी हवाओं की तरह उसकी खुशमिजाज माँ के एहसास भी तो अब ठिठुरने लगे हैं। अब आपके घुटनों का दर्द कैसा है? नई वाली दवाई से कुछ आराम मिला क्या? उसके पूछे सवाल के जवाब में नीले आसमान की तरफ देखते हुए माँ ने हौले से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तो बीती यादों की, पति के साथ की गुनगुनी गर्माहट उनके चेहरे पर फैलती चली गई। प्रोमी, डॉक्टर मलिक भी कह रहे थे कि इस उम्र में सैर पे जाना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर तुम्हारे घुटनों के दर्द के लिए। लाओ, मैं तुम्हारे लेस बांध देता हूँ, ज्यादा झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? बड़बड़ाते हुए उन्होंने झटके से आंख खोली। सोहिनी समझ गई कि माँ के मन में बसी बाबा की बातें और यादें उन्हें अब किसी और चीज से कई गुना ज्यादा दर्द दे रही थीं। घुटनों पर हाथ रखकर माँ धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। सोहिनी उन्हें जाते हुए देखती रह गई। पिछले 2 घंटे से माँ कमरे में बंद थीं। दरवाजा खटखटाते हुए सोहिनी ने खाना खाने की गुहार लगाई। कितनी बार कहूँ, भूख नहीं है, परेशान मत करो मुझे। अंदर से जवाब मिला। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं पानी का एक घूंट भी नहीं पीने वाली हूँ। मैं ऐसे ही यहीं खड़ी रहूंगी। कुछ देर की खामोशी के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सोहनी खाने की थाली लिए अंदर चली आई थी। माँ, याद है आपको जब मुझे टाइफाइड हुआ था आप मुझे कैसे खाना खिलाया करती थी? और वो भी मुझे हमारे गांव वाले घर के भूतों के किस्से सुनाते हुए। कहते हुए उसने पहला कौर माँ को खिला दिया। माँ की हर कश्मकश से वो वाकिफ थी। संभालना चाहती थी वो उन्हें उतने ही जतन से जितने जतन से उन्होंने सालों तक इस परिवार को संभाले रखा था। रात रिभू से बात करती हुई सोहिनी बोली, जानते हो माँ पूरे पूरे दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। सोनी, माँ बाबा की बॉन्डिंग ना पक्के दोस्तों वाली थी। शायद इसीलिए बाबा के चले जाने की सच्चाई को एक्सेप्ट करने में ना उन्हें टाइम लग रहा है। टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। लैपटॉप में काम करता हुआ रिभू बोला। और कितना टाइम रिभू? गम की कोई मियाद भी होती है क्या? मैं उन्हें यूं ही हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ऐसे
ऐसे घेज में गुम होते हुए नहीं देख सकती। हम सबको मिलकर उनको थामने की जरूरत है। टाइम विल हील। रिबू की इस बात से सोहिनी तिलमिला जाती थी। वो करती भी क्या, अपनी छोटी छोटी कोशिशों में जैसे वो हारने लगी थी। वो नहीं देख सकती थी यूं माँ का अजनबी बनते जाना। दुखों को अपनों का प्यार ही दूर कर सकता है, वरना समय के साथ भूले दुख कहीं भीतर जम जाते हैं, टीसते हैं उम्र भर। रिबू भी तो मजबूर था। बिजनेस की सारी जिम्मेदारी रातों रात उसके कंधे पर आ टिकी थी। आखिर उसने भी तो अपने बाबा को खोया था। लैपटॉप बंद करके रिबू ने सोहिनी के गाल थपथपा दिए, मानो कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। माँ आज शाम मटर की कचौड़ियाँ बनाऊँ आपके लिए? डाइनिंग टेबल पर मटर छीलती माँ से सोहिनी ने पूछा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, इस साल तो कचौड़ियाँ बनी नहीं। पहले तो बस मटर की कचौड़ियाँ खाने के लिए ही सर्दियों का इंतज़ार रहता था। छिले मटर की तरफ देखते हुए माँ ने जवाब दिया। कैसे तुम्हारे बाबा मटर छीलते हुए आधे चट कर जाते थे। कहते कहते वो रुक गईं, मानो मन में घुमड़ रहा दर्द जुबान पर आने से कतरा रहा हो। सच, सर्दियों के दिन मटर छीलने को लेकर माँ बाबा के बीच होने वाली खट्टी मीठी नोकझोंक उसे याद आने लगी। कैसे किसी जादू की तरह किचन में ढेर सारे छिले मटर के साथ सर्दियों वाले ताजे गुड़ के रसगुल्ले मिला करते थे। बाबा कहते, मटर की कचौड़ी और गुड़ के रसगुल्लों का जन्मों का रिश्ता है, ठीक जैसे मेरा और माँ का रिश्ता। इस बार गुड़ के रसगुल्लों का मौसम आया तो था, लेकिन बाबा के बगैर एकदम फीका लग रहा था, बिल्कुल माँ के चेहरे जैसा। नेट से रेसिपी देखकर नए नए स्वादिष्ट खाने बनाने वाली माँ अब तो जैसे जिंदगी का स्वाद ही भूलने लगी थी। माँ अब भी छिले मटर से भरी कटोरी की तरफ एक टक देखे जा रही थी और तभी हौले से बोली, मुझे इस तरह अकेला क्यों छोड़ गए आप? माँ, सोहिनी ने उनको पुकारा तो माँ दोनों हथेलियों में अपना चेहरा छुपाए सुबकने लगी। सोहिनी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उनकी पलकें भी नम होने लगी थीं। माँ को सब लोग सहारा देकर कमरे में ले आए। माँ, संभालो खुद को, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रिबू उनके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला। समझ नहीं पा रही हूँ कि तेरे बाबा के बगैर कटेगा कैसे इतना बड़ा जीवन। माँ, जानता हूं आसान नहीं है बाबा के बगैर कुछ भी, लेकिन हम सब मिलके कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। बाबा जहां भी होंगे आपको ऐसी हालत में देख के क्या वो खुश होंगे? नहीं माँ, कभी नहीं। जानता हूं जाने वाले लौट के नहीं आते, पर वो ये भी नहीं चाहते कि उनके चाहने वाले खुद को इस तरह तकलीफ दें। चलिए अब आप लेट जाइए, मैं यहीं बैठता हूं आपके पास। कहते हुए रिबू माँ के सर पर हाथ फेरने लगा। अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही तोरशा धीरे से ठाम्मी के कानों के पास जाकर फुसफुसाते हुए बोली, ठाम्मी प्लीज मत रो। अगर आपको दादू की याद आती है तो आप ये डॉल रख लो ना, ये मुझे दादू नहीं दी थी। माँ ने उसके गालों पर थपकी लगा दी। चलो अब ठाम्मी को आराम करने दो, कमरे में जाके अपना होमवर्क फिनिश करो। याद है ना कल स्कूल भी जाना है। सोहिनी ने तोरशा को कमरे के बाहर भेजा और बोली, माँ आप चाहें तो आज रात मैं आपके साथ ही सो जाती हूँ। नहीं, तोरशा तुम्हारे बिना नहीं सोएगी। तुम दोनों अब जाओ, इंटरकॉम तो है ही, ज़रूरत पड़ी तो बुला लूँगी। बोझिल से दिन बस बीते जा रहे थे। तोरशा के स्कूल में सर्दी की छुट्टियां भी शुरू हो गई थीं। सोहिनी अनमने मन से धुले कपड़े तह करती हुई सोच रही थी कि काश घर का मिजाज फिर से पहले जैसा खुशनुमा हो जाता। बार बार माँ का चेहरा ही उसकी आंखों के आगे तैरने लगता। मम्मा चलो ना खेलने, मैं कब से बोर हो रही हूँ, प्लीज चलो ना। ठामी तो खेलती भी नहीं और दादू जैसे कोई कहानी भी नहीं सुनाती। दादू तो कितनी कहानियां सुनाते थे। तोरशा की इस बात पर सोहिनी उसे गले से लगाते हुए बोली, दादू को तो हम सब भी बहुत याद करते हैं बेटा, लेकिन ठामी उन्हें सबसे ज़्यादा याद करती हैं। बस इसीलिए अभी वो कहानी नहीं सुना रही हैं। उन्हें तो दादू से भी ज़्यादा कहानियाँ आती हैं।
उसकी बात सुनकर तोरशा आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, सच्ची? तह किए कपड़े पहनने जब सोहनी माँ के कमरे में पहुंची तो देखा माँ टेबल पर रखे फोटो फ्रेम को देर से देखे जा रही थी। सागर किनारे बेतहाशा किसी बात पर ठहाका लगाते माँ बाबा की वही तस्वीर थी जिसे उसी ने कैमरे में कैद किया था। वो समझ गई कि शायद उनकी उम्र दराज आंखों में पुरानी यादों का बायोस्कोप चल रहा था। जीवन के हर उतार चढ़ाव में बाबा हमेशा उनका हाथ थामे रहे, लेकिन अब उनके जाने के बाद से माँ के लिए मानो सब कुछ ठहर सा गया था। तभी दरवाजे पर रिभू के आने की आहट सुनाई दी। तोरशा खुशी से चिल्ला रही थी, पापा आ गए, पापा आ गए। माँ ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ लीं। रिभू कमरे में दाखिल हुआ। माँ, ये देखो तुम्हारे लिए पंप शू लाया हूँ। इसमें लेस बांधने का झमेला भी नहीं है। कल से दोबारा मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू कर दो। आज रास्ते में मिस्टर दत्ता मिल गए थे, कह रहे थे आपको पार्क में सभी बहुत याद करते हैं। कहते हुए रिभू ने उनको नए जूते पहना दिए। घर से बाहर निकलोगी तो देखना आपको खुद ही अच्छा लगेगा। और ये जो पूरे दिन बैठ के सोचती रहती हो ना, उसमें भी ब्रेक लग जाएगा। माँ, यूं रुकना जिंदगी नहीं हो सकता ना। रिभू ने प्यार से उनकी गोद में सर रख दिया, ठीक जैसे स्कूल में दोस्तों से रूठ कर वो माँ की गोद में सुबकता था। माँ ने उसका सर थपकने की जगह उसे उठने को कहा और मुझे नींद आ रही है कहकर वहां से चली गई। रिभू देखता रह गया। लाचारी और मायूसी की लकीरें उसके चेहरे पर उभर आई थीं। सच, माँ कितना बदल गई थी। रात के खाने के बाद सोहिनी और रिभू टीवी देख रहे थे कि तभी तोरशा की चीख सुनाई दी, मम्मा जल्दी आओ, देखो ठामी को क्या हो रहा है। वो दोनों हड़बड़ाते हुए माँ के कमरे की ओर भागे। पता नहीं, अचानक से बहुत घबराहट होने लगी थी। सांस मानो अटक रही थी। माँ ने डॉक्टर से धीमी आवाज में कहा। घबराए रिभू और सोहिनी दिल थाम कर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। नथिंग टू वरी मिसेस शान्याल, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस इस एज में ना बीपी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। बस आप ज़्यादा टेंशन लेना छोड़ दीजिए। डॉक्टर मलिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर सबने चैन की सांस ली। माँ, अब आप रेस्ट करिए ना, आज रात में यहीं सो जाऊंगी। प्लीज़ मना मत करिएगा, मैं अब भी आई चेंज करके, कहकर सोहिनी कमरे से निकल गई। देखो रिभू, तुम्हारा फैमिली डॉक्टर होने के नाते इतना कह सकता हूँ कि एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, ये हो सकता है कि अटेंशन पाने के लिए ना वो ऐसा कर रही हूँ। इस एज में अक्सर लोग ऐसा करते हैं। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद वो शायद उस लॉस से खुद को उबार नहीं पा रही हैं। हाथ सैनिटाइज करते हुए डॉक्टर ने कहा। ये सुनते ही सोहिनी बोली, नहीं, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए माँ ऐसा कभी नहीं करेंगी। बाबा को यूं अचानक खोने के बाद जो खुद अपने अंदर की कश्मकश से लड़ रही हो, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और अगर ऐसा है भी तो ज़रूर हमारी देखभाल और प्यार में कोई कमी रह गई होगी। माँ किस दर्द से गुजर रही है मैं समझती हूँ। उन्हें लगता है कि बाबा के बाद वो अपना सपोर्ट सिस्टम खो चुकी हैं। हमें उन्हें बहुत प्यार से हैंडल करना होगा। उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि हम सब उनके साथ हैं हमेशा, वो अकेली नहीं है। कहते कहते उसकी काजल से भरी मोटी मोटी आंखें झमाझम बरस पड़ी। देर रात माँ के कमरे में नाइट बल्ब की हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। उनकी आंखों में खुशी के तारे और होठों पर चांद झिलमिला रहा था। वो कितनी गलत थीं। जीवन के इस लंबे सफर में वो अकेली कहाँ हैं? उनका परिवार तो है उनके पास हमेशा से ही। शायद वो खुद ही खुद को सबसे दूर करने लगी थीं। अपने छोटे से अजीज परिवार को नज़रअंदाज कर रही थीं। उनकी नज़रों में गम के बवंडर के आगे परिवार का प्यार धुंधला गया था। कुछ देर पहले डॉक्टर से कही सोहनी की हर एक बात उनके कानों में गूंज रही थी। खामोशी से बहते गर्म आंसू उस सर्द रात में उन्हें पुरजोर सुकून दे रहे थे। उन्हें अपने मन में जमे दुख को नासूर नहीं बनने देना है। पाने और खो जाने के भंवर में वो अपने ही उस परिवार से दूर होती जा रही थीं जो हमेशा से ही उनके पास था। हर दिन हर हाल में उन्होंने खुद से वादा किया,
मैं यूं खुद को परिस्थितियों के आगे हारने नहीं दे सकती। मैं पहले भी अपने बेटे की ब्रेव माँ थी, हूं और हमेशा बनी रहूंगी। आसमान के दरवाजे पर एक नई भोर दस्तक देने वाली थी। बहुत जिद्दी हो तुम तोरशा, देखो तो हम आज फिर लेट हो गए। मार्केट से लौटी सोहिनी डोरबेल बजाने ही वाली थी कि गेट पर माँ को ऑटो से उतरते देखकर वो एकदम चौंक गई। अरे घर पर बोर हो रही थी तो सोचा तुम लोगों के बाजार आने से पहले थोड़ा लाइब्रेरी का चक्कर ही लगाऊं। मेंबरशिप कार्ड भी मेरे जैसे घर पे पड़ा पड़ा बूढ़ा हो रहा था। वो मुस्कुराकर कहती जा रही थीं और सोहनी अवाक होकर उनको देख रही थी। नीली कश्मीरी शॉल में आज माँ बिल्कुल अलग लग रही थीं, नरम घास पर ठहरी ओस की बूंद जैसी। एक अरसे बाद पूरा घर ठाम्मी पोती की बातों और हंसी से गूंज रहा था। तोरशा के लिए माँ ढेरों स्टोरी बुक्स लाई थी। दादू के जाने के बाद तोरशा को ठाम्मी के पास अपनी कहानियों का खोया बस्ता वापस मिल गया था। ठामी मुझे सबसे पहले ये वाली कहानी सुनाओ ना, सिंदाबाद की। टूटे फूटे लहजे में तोरशा ने जैसे ही सिंदाबाद कहा, माँ जोर से हंसते हुए बोली, सिंदाबाद नहीं, सिंदबाद। तुम्हारे बाबा होते तो बाजार से तुम्हारे फेवरेट गुड़ के रसगुल्ले जरूर लाते। बाबा की जगह आज माँ के हाथों से खा के देखो। रसगुल्ले की हांडी लिए माँ खड़ी थी। किचन में काम कर रही सोहिनी के मुंह में उन्होंने गुड़ का एक रसगुल्ला भर दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।